बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुस्तक़बिल करीब में कैसा होगा और इस वक्त बंद कमरों के इजलासों में आपस में डिस्कशन क्या चल रही है, विद इन और विदाउट, और इन हाउस क्या डिस्कशन हो रही है, और जब हुक्मरान इत्तेहाद से राब्ते शाब्ते होते हैं तो उस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है। एक बहुत ही मुफस्सल ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। और इस वक्त कंबल जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है, मरासला सरकार, ये बन चुका है कंबल। इस कंबल से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंबल अब जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बहुत पुराने घाघ किस्म के सियासतदान हैं और अब वो ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। जो पंजाबी में कहते हैं ना, ऊपरों आना, तो ये ऊपर से आ रहे हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमें तो लाने वाले आप हैं और हमें तो नहीं पता था कि लीडरशिप चेंज हो जाएगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम तो आराम से अपोजिशन कर रहे थे, हमें तो आप लेके आए हैं, हम तो आपकी लाइबिलिटी हैं, हमने आपको, आप हमें लेके आगे चलें, हम आपको आगे लेके चलते हैं। इस तरह की डिस्कशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अच्छी खबर इस सेंस में कि शहीद अरशद शरीफ अल्लाह को प्यारे हो गए, कत्ल कर दिए गए, कत्ल ना हक, खून ना हक किया गया। और उसके बाद तब से लेके अब तक अभी तक उनको इंसाफ मुयस्सर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और उनकी वालदा, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनकी बेटी जो हैं वो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, मुंतज़िर हैं और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर देते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ उन्होंने अपनी झोली फैलाई हुई है। अब ज़मीन के बाइख्तियार लोग क्या करते हैं, ज़मीनी बाइख्तियार और इक़्तिदार और ताकतवर लोग, उनका क्या मूड है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो कातिल जो है वो मंजर आम पे आते हैं या नहीं आते, उनको कटहरे में लाया जाता है या नहीं लाया जाता। बहरहाल मेरा तो ये ईमान है, ईमान की हद तक मुझे यकीन है कि अगर हमारे इदारे चाहें तो वो 7 तहों से भी, ज़मीन की 7 तहों से भी मामले की तह तक पहुँच सकते हैं। और मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे रियासती इदारों को अभी तक ये ना मालूम हुआ हो कि शहीद अरशद शरीफ के कातिल कौन हैं और उनको कत्ल कैसे किया गया। ये मानने को तैयार नहीं है, दिल मानता नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे इदारों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं और दुश्मनों की सफ़ों में घुसकर उनको मारा हुआ है। और क्या कहना चाहिए कि 7 समंदर पार भी जो चीज़ें हैं उनको भी उनकी खोज लगाने की वो एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल दुनिया जो है जी, शहीद अरशद शरीफ वो कहते हैं कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो शहीद अरशद शरीफ की आवाज़ को खामोश किया गया था कि ये आवाज़ खामोश हो जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मामला ख़त्म नहीं हो रहा। अब आयरलैंड की अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने मुस्तकिल तौर पे शहीद अरशद शरीफ के नाम का एक अवार्ड का ऐलान कर दिया है। हर साल तहकीकाती जर्नलिज्म पे अवार्ड दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से ख़त आया शहीद अरशद शरीफ की अहलिया को, हमारी बाजी हैं, हमारी बहन है सुमैया को, उनको ख़त आया, उनसे इजाज़त चाहिए, उन्होंने इजाज़त दे दी और उसके बाद उस अवार्ड का ऐलान हो गया है। तो 17 साल पहले यूनिवर्सिटी ने कहा कि 17 साल पहले जो है शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अब उनका नाम, शहीद अरशद शरीफ का नाम ट्री ऑफ होप में लिख दिया गया, ट्री ऑफ होप में दर्ज कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहीद का खून कभी भी रायगा नहीं जाता और वो सर चढ़ कर बोलता है और बोलता रहेगा। बहरहाल ये एक अच्छी खबर थी कि दुनिया उनको तस्लीम कर रही, दुनिया में नाम कमा लिया शहीद अरशद शरीफ ने और उनके बच्चों को यकीनन ये एक हल्का सा जो है वो मिला होगा, सुरूर मिला होगा, हल्का सा सुरूर मिला होगा, क्योंकि बहरहाल जान गई लेकिन जान ज़ाया नहीं जाएगी जी, ये मैं आपको बता दूं। कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी, कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ और ख़बरें हैं। ख़बरें ये हैं कि ये हकीकत
सब पर वाज़ेह हो चुकी है वाशगाफ अंदाज में कि इमरान खान साहब जो है उनका जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी मकबूलियत का, उनके वोट बैंक का, उनके पॉलिटिकल कैपिटल का। दौलत तो वो नहीं कमा सके इमरान खान साहब, ये तो बात माननी पड़ेगी कि दौलत के अंबार तो उन्होंने नहीं लगाए और ना ही उन्होंने हराम कमाया, लेकिन बहरहाल उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल जो है सियासी सरमाया उनके पास इतना जमा हो गया है कि वो आराम से एक घर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पूरी दुनिया में एंजॉय कर सकते हैं इस सियासी सरमाए के साथ। क्योंकि रुपया पैसा ही सिर्फ सरमाया नहीं होता, इज्जत नेक इज्जत और शोहरत, नेक शोहरत और रिस्क हलाल जो है ये भी सरमाया है। लेकिन असल सरमाया ये है कि आपको लोग याद कैसे करते हैं, आपको लोग दुआएं देते हैं नहीं देते, आपसे लोग कितने मुतमईन हैं। तो सियासी सरमाया उनके पास काफ़ी जमा हो चुका है, बल्कि इतना जमा हो चुका है कि 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। माजी में अगर हम देखें तो बड़े बड़े इत्तेहाद बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, वो भी इसी तरीके से महा मकबूल हो गए थे और मकबूल तरीन लीडर बन गए थे। और उनको हराने के लिए 77 में सिर्फ एक इलेक्शन उन्होंने, पहला इलेक्शन लड़ा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आ गए और उन्होंने इख्तदार हासिल किया। और मुल्क अगर 2 लख्त ना होता तो शेख मुजीब वज़ीर आज़म होते, और लेकिन मुल्क 2 लख्त हुआ, शेख मुजीब उधर के वज़ीर आज़म बन गए और इधर के भुट्टो साहब बन गए। अब भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है, बहरहाल क्रेडिट जाता है कि एक आइन 1973 का आइन जो है सबसे पहले उन्होंने उस पर काम किया, तमाम सियासी जमातों ने मिल के वो आइन बनाया। उसके बाद भुट्टो साहब बेकाबू हो गए और उनको 77 में इलेक्शन हरवाने के लिए 9 जमाती इत्तेहाद बना, PNA, ठीक है जी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से 9 सितारे वो बने। उनका निशान, इंतखाबी निशान हल था, जनाबे भुट्टो साहब का निशान तलवार था। तो इन दोनों का मुकाबला हुआ, लेकिन भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि मैंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है। अगर ये ख्वाहिश उनके दिल में न पनपती तो वो इलेक्शन आराम से जीत जाते और दोबारा इक़्तिदार में आते, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मैं 2/3 अक्सरियत से वापस आऊँ और ये बाकी सबको भी अपनी मर्जी का आइन में अमेंडमेंट करूँ। इस ख्वाहिश ने उनको बर्बाद कर दिया और वो पहला इलेक्शन हुआ, धांधली हुई, बाइकआउट कर दिया, सूबाई इलेक्शन का बाइकआउट हो गया, फिर तहरीक चली और चलती चलती 5 जुलाई 77 पे मार्शल लॉ लग गया। तो बहरहाल उनको हरवाने के लिए यहाँ एक कौमी इत्तेहाद बनाया गया था, लेकिन कौमी इत्तेहाद के भी वो काबू में नहीं आए। अब उसके बाद ये दूसरी सूरत हाल आई है। फिर इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी पहले एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इनके साथ भी साहब के लाहके लगा के इनको ज़रा खड़ा किया गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि 11 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी फिर जीत गई। ज़िया साहब दुनिया से रुखसत हुए और उसके बाद 88 में इलेक्शन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आ चुकी थी, इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद काम ना आ सका और फिर उसके बाद मज़ीद तगड़ा किया गया। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता गया, नवाज शरीफ साहब मजबूत होते गए और इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता पारा पारा होता गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी साहब के लाहके पसंद नहीं करते थे और वो ठीक है एस्टेब्लिशमेंट के पौधे में गमले में वो परवान चढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे उनको इख्तियार और इक़्तिदार और मकबूलियत और शोहरत मिलती गई, उन्होंने वो गमला तोड़ दिया और इंडिपेंडेंट खड़ा होने की कोशिश की। फिर 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद 12 अक्टूबर 99 हुआ और नवाज शरीफ साहब भी रुखसत हो गए। एक मिसकैलकुलेशन की उन्होंने, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो डिसमिस ना करते तो हालात ऐसे नहीं थे कि ज़बरदस्ती कोई मार्शल लॉ लगा दिया जाता, लेकिन लूज बॉल की और नवाज शरीफ साहब मारे गए। उसके बाद ये हुआ जी, अब वही पोजीशन, मकबूलियत, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मकबूलियत इस वक्त इमरान खान साहब की है और इमरान खान साहब 14 जमातों के काबू में भी नहीं आ रहे और ये ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। और इसलिए अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो बेहतरीन सीटें थी वो
یعنی کہ محفوظ ترین سیٹیں نواز شریف صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے مل کے، وہ آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے کون کون سی سیٹیں، اور لندن میں فیصلہ ہوا کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ خالی کریں، ان پہ ضمنی الیکشن کروائیں، ان کو فارغ کریں، اور ہمارا جو نمبر گیم ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے جماعتوں سے، شاہ زین بگٹی سے جان چھوٹ جائے گی، بھوتانی سے جان چھوٹ جائے گی، یہ جو ایک ایک دو دو جماعتوں والے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، چھوٹی جماعتوں سے، تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ہم کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے، ایم کیو ایم سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے اعتبار لوگ ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں کلین سویپ عمران خان صاحب کر گئے، عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا، وہ ترین گروپ، علیم گروپ، وہ سارے ان کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کا ہونا تھا، اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو بھی گورنمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچے ہیں وہ، حالانکہ تمام تیاریاں مکمل، سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن چیف الیکشن کمشنر ظاہر ہے وہ جو ہیں وہ ہیں پھر، اور انہوں نے ان کے سامنے آرگومنٹس ہوئے اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن بھی ملتوی کر دیا، اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن بھی ملتوی کر دیا، کیونکہ یہاں پہ بھی لوزر تھے حکمران اتحاد، انہوں نے لوز کرنا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کرنا تھا اسلام آباد سے، لہذا انہوں نے کہا اس سوکی سے بچا جائے اور یہ مزید خفت نہ اٹھانی پڑے، لہذا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ الیکشن ہی ملتوی کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اب سکھ کا سانس لیں گے۔ تو مقبولیت کا عالم یہ ہے، تو اس لیے اس مقبولیت کے عالم میں اب ہو کیا رہا ہے، اب جو حکمران اتحاد ہے جی، اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ اب اس کمبل سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کمبل سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ باجوہ صاحب جو کچھ کر کے گئے وہ چلے گئے، مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ مشرف صاحب کے ساتھ چلا گیا تھا، کیانی صاحب نے آ کے اپنی ایک نئی پالیسی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے وہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا تھا اس سے قطع تعلق ہو کے اپنی ایک نئی لائن اور ڈائریکشن پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ اسی طریقے سے اب بھی کیونکہ حالات ایسے تھے، اور قیانی صاحب سے راحیل شریف صاحب کی طرف کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، سموتھ تھا کوئی، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ذرا تھوڑا سا کریٹیکل ہے۔ تو باجوہ صاحب جو کچھ کر کے چلے گئے، اب یہ جو ہمارا حکمران اتحاد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہم تو گھر بیٹھے تھے، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، ہمیں نہیں پتہ باجوہ صاحب تھے یا کون تھے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ چیف تھے، اور اس لیے وہ ہمیں لے کے آئے، ہم تو آرام سے بیٹھے تھے، ہمیں تو کہا گیا بلا کے کہ آؤ تحریک عدم اعتماد کرتے ہیں، اور یہ آرگینک تحریک عدم اعتماد تو تھی نہیں، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ لے کے آئے ہیں، اب ہمیں آپ نے ہی آگے لے کے بڑھنا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایسا موڈ ایسا نہیں ہے، کہ کیونکہ وزن زیادہ ہو گیا، اس کمبل کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کا وزن اٹھایا نہیں جائے گا، کسی سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا، جو اس وقت پبلک میں ہے، پبلک میں بھی اور پبلک کے علاوہ بھی، ودن بھی، اور ودن بھی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بس اس سے جان چھڑوائیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ، بلکہ یہ باجوہ صاحب کو بھی یہ کہتے ہوتے تھے نا، یہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان، کہ یہ سلیکٹرز ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں۔ باجوہ صاحب کو بھی بہت بڑی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں جی انہی گملوں میں بیٹھے ہیں، گیٹ نمبر 4، 5، 6 جتنے بھی ہیں وہ سارے کور کیے ہوئے، کسی کو نہ اندر آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس دے جا سخیہ رائے خدا، وہ کہتے ہیں کہ بس جھولی اٹھائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم ہیں، تو آپ نے ہمیں بچانا ہے، کیونکہ ورنہ تو یہ آپ کو بھی کھا جائے گا، ہمیں بھی کھا جائے گا۔ تو ڈرایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، ان سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو پھر بھی آپ کے ہیں، اور ہم تو آپ کو تابعداری کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسے آپ کہیں گے کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو آگے نا، اس نے نہ ہمیں چھوڑنا نہ آپ کو چھوڑنا۔ اب یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس کمبل سے جان چھڑوانا ہے، اب اس کمبل سے کیسے جان چھڑوایا جائے گا، کیونکہ زبردستی چھڑواتے ہیں، اور زبردستی چھڑواتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، مریم بی بی آ جائیں گی واپس، نواز شریف صاحب وہ واپس ووٹ کو عزت دو والا سارا نیریٹو جو ہے وہ واپس آ جائے گا، اور ادھر سے زرداری صاحب جو ہیں وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ
مسئلہ یہ ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتی جائیں گی، خود حکمراں اتحاد کے ہاتھ سے نکلیں گی اور خود بخود نکلیں گی، کیونکہ مصنوعی تنفس کے ذریعے سسٹم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، وینٹیلیٹر ایک دن اتارنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔